नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जुबैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने को लेकर अखिलेश ने निशाना साधा है। योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने निशाना साधा है और कहा है कि बाबा को विदाई के लिए बधाई। अखिलेश ने निशाना साधा योगी आदित्यनाथ पर और कहा है कि बाबा को विदाई के लिए बधाई। दिल्ली लखनऊ की डबल इंजन सरकार में टकराव है, अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाया है। योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने को लेकर अखिलेश ने निशाना साधा है, कहा है बाबा को विदाई के लिए बधाई। यहां तक उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार जो दिल्ली लखनऊ में बैठी है अभी तक, उसमें टकराव है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है और कहा है बाबा को विदाई पर बधाई। इस वक्त की बड़ी खबर। और उन्होंने यहां तक आरोप लगाया, अखिलेश यादव ने यहां तक आरोप लगाया कि दिल्ली और लखनऊ की सरकारों के बीच टकराव है, डबल इंजन की सरकार नहीं है, एक दूसरे से दोनों सरकारें टकराव की स्थिति में हैं। और लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में सोचो, अभी तक तो मुझे यह लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी कभी लगता था कि दिल्ली वाले लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। और जब उन्होंने अपने आप भेज दिया है तो जनता और हम सब लोग मिलकर के पक्की उनकी विदाई कर देंगे कि दोबारा इधर लौट करके ना आ पाए। कि इस लड़ाई में आप साथ देने आए हैं। ये बहुत बड़ी लड़ाई है जिसमें आप सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लोगों का आप सहयोग और मदद करने का काम कर रहे हैं। और मैंने कई मौकों पर कहा कि हम सब साथ आए और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं। और लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में सोचो, अभी तक तो मुझे यह लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी कभी लगता था कि दिल्ली वाले लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। आईपीएस असीम अरुण बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कन्नौज से बीजेपी के टिकट पर लड़ सकते हैं चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं। पहले से ऐसी जानकारी कयास लगाए जा रहे थे। असीम अरुण बीजेपी में शामिल होंगे, उन्हें बीजेपी चुनाव में लड़ाएगी। और तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। बीजेपी में शामिल जब हुए तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वहां पर मौजूद थे और उन्हें बीजेपी में शामिल किया गया। और खबर यह है कि कन्नौज से उन्हें बीजेपी चुनाव मैदान में उतारेगी। आईपीएस असीम अरुण के बीजेपी में शामिल होने के बाद ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और बीजेपी में जब शामिल हुए असीम अरुण, इसके बाद नीरज मिश्रा हमारे सहयोगी ने असीम अरुण से खास बातचीत की। अभी तक हम जिन्हें वर्दी में देखते थे, आज हम उन्हें खादी में देख रहे हैं। असीम अरुण जी पूर्व कमिश्नर कानपुर के, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? भारतीय जनता पार्टी इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इतना कल्पनाशील है, वो नेतृत्व को विकसित करना जानता है। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा मैं नहीं, मेरे जैसे और भी प्रोफेशनल्स और प्रतिनिधित्व के लिए भी व्यक्तियों को जोड़ा गया है, उनको सफलता भी मिली है और उन्होंने पार्टी में बहुत बड़ा योगदान किया है। तो मेरे भी कुछ साथी मित्र हैं जो पहले से पार्टी में हैं और मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ काबिलियत देखी गई जो मैंने व्यावसायिक जीवन में, प्रोफेशनल जीवन में की है और उसके आधार पे मुझे कल्पना दी गई कि मैं अपने आप को और विकसित करूं, विकास में, समाज के कल्याण में, लोक कल्याण में और बड़ा योगदान करूं। अच्छा, आपने एक चीज़ भी लिखी थी कि अब आप अपना पसंदीदा जो ड्रेस है वो नहीं पहन पाएंगे, कितना दुख रहेगा इसको लेकर? ये निश्चित रूप से मुझे फील होगा क्योंकि मैं आईपीएस फर्स्ट चॉइस से आया हूँ।
समानता होता है, लोग IAS या IFS देते हैं और सेकंड थर्ड चॉइस होती है, लेकिन मेरे पिताजी का आदर्श इतना बड़ा मेरे सामने था कि मैं पूरे हृदय से पुलिसकर्मी ही भर्ती हुआ और यही सोचा था कि पुलिसकर्मी रिटायर होऊंगा। लेकिन मेरी वर्दी पे जो मेडल और बैज सब मिले वो बिना कोई धृष्टता करते हुए कहना चाहूँगा कि जो सम्मान मिल सकता था मेरी वर्दी पे लगा हुआ है और उसको उतारते हुए निश्चित रूप से कष्ट है, लेकिन अभी नहीं तो 10 साल बाद उसको उतारना था। और इधर भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी की जो नीति है उसका पालन करते हुए एक अवसर दिया, तो मैं उस अवसर को 61 साल पे लेता या 51 पे लेता तो आप सहमत होंगे कि 51 पे बेहतर है। हाँ, वर्दी अब नहीं पहन पाऊंगा, लेकिन वर्दी का सम्मान करने के लिए मैं जो कुछ कर सकता हूँ करूँगा, क्योंकि वर्दी के सम्मान से ही कानून व्यवस्था सुदृढ़ होती है, जिसके लिए माननीय योगी जी ने बहुत काम किया है। कानून व्यवस्था को मजबूत किया है, पुलिस को मजबूत किया है, पुलिस को गलत तरीके के प्रेशर से बिल्कुल दूर रखने में सफल हुए हैं और मैं भी इसी दिशा में काम करूंगा, पार्टी का सहयोग करूंगा। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि प्लान आपके अंदर कब आया कि मुझे भारतीय जनता पार्टी या राजनीतिक दल ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इसके पहले तो कभी इस तरह देखा नहीं गया। अभी कानपुर में एक घटना घटी थी, उसमें भी आप काफी एक्टिव थे, जिसमें गाड़ी वगैरह तोड़ी गई थी, तो किस ये ख्याल कब आया? ये मैं समझता हूँ कि जब मैंने 8 जनवरी को ये घोषणा की कि मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करूंगा, तो सबके मन में एक अचंभा था, बहुत बड़ा अचंभा था और लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। इसको मैं एक सराहना के रूप में लेता हूँ, क्योंकि मैंने अपना 28 साल का सेवा काल इस तरह व्यतीत किया कि कभी किसी राजनीतिक पार्टी के करीब नहीं आया, कभी किसी राजनीतिक नेतृत्व व्यक्ति के पास भी नहीं गया मैं। लेकिन कभी कभी ऐसी कल्पना दूसरे लोग, बड़े लोग हमारे बारे में करते हैं और हमें एक अवसर देते हैं। तो मात्र 1 जनवरी से 8 जनवरी के बीच 8 दिन का घटनाक्रम रहा, जिसमें ये सुझाव दिया गया मुझे, मैंने उसके ऊपर विचार किया, उसको निर्णय उसके ऊपर लिया और फिर 8 जनवरी को ये तय किया परिवार के सहयोग के साथ कि ये अवसर बहुत अच्छा है, जिसमें कि हम जो पुलिस में काम कर चुके हैं उस सारे विधाएं जो मैंने सीखी हैं उनको और वृहद स्तर पे पार्टी में मैं योगदान करूंगा। अच्छा, कन्नौज से कहा जा रहा है आप आने वाले वक्त में चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। कन्नौज में 3 सीटें हैं, 2 अभी भाजपा के पास है, 1 सपा के पास है, तो कन्नौज में कौन सी सीट आपकी पसंदीदा रहेगी जहां पर आप जीत कर आ सके, क्योंकि लोग आपको अब देखना चाहते हैं, पर्दे के अभी आप इधर थे, अब इधर देखना चाहते हैं। कन्नौज मेरा पैतृक निवास है, मेरे पिताजी ने वहाँ पे बहुत अच्छे सामाजिक कार्य किए, जिसको कि मेरी पत्नी ने और मैंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। पार्टी का मैं अब एक सदस्य हूँ, मेरे पास कुछ कौशल हैं, कुछ स्किल्स हैं, पार्टी जैसे उनको प्रयोग करना चाहेगी मैं करूँगा। एक लंबा कार्यकाल, एक सेवा काल मुझको अब दोबारा मिला है। निश्चित रूप से इसमें तरह तरह के टास्क मिलेंगे, जो टास्क मिलेगा, जैसा मिलेगा, मैं उसको पूरे मनोयोग से बहुत अच्छे से पूरा करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे असीम अरुण, जो कि आज से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इनका कहना है कि जो भी टास्क इनको मिलेगा वो उसे जरूर पूरा करेंगे। कैमरामैन हरि के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। और असीम अरुण के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। हमारे साथ इस समय पूर्व डीजीपी और राज्यसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी ब्रजलाल जी हैं। सर, क्या कहेंगे, इस समय आज असीम अरुण की भी ज्वाइनिंग हो गई है, भारतीय जनता पार्टी में प्रशासनिक सेवा के लोगों की इतनी आस्था क्यों? ऐसा है कि प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, इतना लंबा अनुभव होता है और जब वो आते हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और ज़्यादातर की पसंद भारतीय जनता पार्टी ही है और ऐसे में आकर के भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने केवल असीम अरुण को नहीं, मुझे लिया, मैं राज्यसभा सांसद हूँ, लोकसभा में तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं, मंत्री हैं, तो हमारा जो अनुभव होता है इतना लंबा, वो जनसेवा में बहुत बड़ा सहायक होता है। और मैं समझता हूँ इसी कड़ी में असीम अरुण आज आए हैं, आज उन्होंने ज्वाइन किया है, उनको बहुत बहुत बधाई। और मैं समझता हूँ इससे भारतीय जनता पार्टी को एक बात अनुराग ठाकुर जी ने आज बहुत अच्छी कही, बड़ी बात उन्होंने कही कि भारतीय जनता पार्टी में वो लोग आते हैं, वो लोग हैं जो कि अपराध को रोकते हैं और समाजवादी पार्टी में वो लोग जाते हैं जो अपराध से जुड़ते हैं। जैसा कि नाहिद हसन को कल जो है जेल हो गई, इसके अलावा जो है अब्दुल्ला आजमी बेल पे हैं, इस पे क्या? बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि सातिर अपराधी नाहिद हसन हैं और अभी एक उन्हीं के सहयोगी समाजवादी पार्टी के मदन भैया जो नॉन किडनैपर रहे हैं, सातिर अपराधी और किडनैपर,
तो जितना बड़ा अपराधी होता है उतना बड़ा समाजवादी होता है। तो ये तो ये समाजवादी पार्टी के डीएनए में है। और हम लोग जो हैं, हम लोग लॉ इन्फोर्सर रहे हैं, पहले लॉ को इन्फोर्स किया और आज लॉ मेकर हैं, जिसमें असीम अरुण भी शामिल हुए हैं। तो यहाँ साफ छवि के लोग आते हैं जो बदमाशों पर कार्रवाई किए हैं और वहाँ छटे हुए अपराधी आते हैं। अखिलेश यादव ने कल कहा कि बाबा जो है वो अयोध्या कभी जाते, कभी मथुरा जा रहे थे, कभी कहीं जा रहे थे और अंततोगत उनका टिकट कट गया और वापस गोरखपुर चले गए। ऐसा है, अखिलेश का ये जरा बचकानी बात है उनकी। बाबा जो हैं, बाबा जोगीनाथ जी गोरखपुर के रहने वाले हैं, गोरखपुर से 5 बार सांसद रहे हैं, उनकी कर्मभूमि है और वो पूरे उत्तर प्रदेश के हैं। कहीं न कहीं चुनाव लड़ना होता है, उन्होंने उसको चुना है। और अखिलेश जी का ये बचकाना बयान जो है इनको बहुत भारी पड़ेगा। ये थे हमारे साथ बृजलाल, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का जो बयान है वो बचकाना बयान है, इस तरह की बातें उनको नहीं करनी चाहिए। और दूसरी तरफ इनके पास एक डीजीपी रहे हैं, ये आईपीएस अफसर रहे हैं, लंबा अनुभव है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में वही लोग हैं शामिल हो रहे हैं जिन लोगों को देश से प्रेम है, जिन लोगों को जो अपराधियों को रोकते हैं, उस तरह की छवि के लोग यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। अभिनव पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। और सीएम योगी पर अखिलेश के घर वापसी के तंज पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने क्या कुछ कहा, बातचीत की हमारे संवाददाता ने। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी है। सर, पहली लिस्ट जारी हो गई है, आपने हर वर्ग का ध्यान रखा, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने जो लिस्ट जारी की है उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर मुस्लिम चेहरों को उतारा गया है। देखिए, समाजवादी पार्टी की कोई नई बात नहीं है, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पहले भी करते रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, उस पर हम करते हैं। और हमने सबको न्याय, सबको सम्मान, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। हमने सभी वर्गों के लिए सम्मान दिया है। और 107 लोगों की जो सूची जारी की है वो सभी जिताऊ प्रत्याशी हैं। जनता ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनको बधाई दी है, उनको दिल से स्वीकार किया है। और हम कह सकते हैं कि जब सभी चरणों के चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद चुनाव की मुहिम जब देखेंगे तो भाजपा मीलों आगे दिखाई पड़ेगी। विपक्ष हमारे सामने कहीं दिखाई नहीं पड़ता, न दिखाई पड़ेगा। सर, योगी जी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनाव से पहले ही योगी जी को उनके घर भेज दिया बीजेपी ने। ये अखिलेश यादव को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। उनकी हिम्मत अभी तक चुनाव लड़ने की और सीट डिक्लेयर करने की नहीं हो रही है। उन्हें पहले तो अपने बारे में सोचना चाहिए। योगी जी ने अपना क्षेत्र चुना है। योगी जी की जनता, जिस जनता ने कई बार सांसद बनाने का काम किया है, ये मैं माननीय योगी जी के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने उस जनता का सम्मान, जनता ने जो कहा है उसके लिए उन्होंने माना है। योगी जी तो कहीं से भी चाहते जीत सकते थे, अयोध्या, मथुरा, कहीं चर्चा, फिर कहते साहब वो तो धार्मिक नगरी थी इसलिए वहाँ से लड़िए, जीत गए। तो उन्होंने अगर फैसला किया है तो बहुत अच्छा किया है। और ये फैसला योगी का नहीं, ये फैसला हमारी पार्टी का होता है। और पार्टी हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है। ये समाजवादी पार्टी, अन्य पार्टी केवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह से चलती हैं, ये भाजपा नहीं है। अगर लोकतांत्रिक कोई पार्टी है तो भाजपा ही पार्टी है। और जो 107 प्रत्याशियों का फैसला हुआ है, मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक तरीके से और बहुत विचार करके, मंथन करके संगठन ने किया है। और सभी प्रत्याशी हमारे जिताऊ प्रत्याशी। सर, वोटिंग से पहले जिस तरह से बीजेपी में एक जो भगदड़ मची है, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह हो या फिर तमाम जो विधायक हैं, उन्होंने पार्टी को छोड़ा, क्या इसका जो चुनाव आने वाले हैं उस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, आप जिसको भगदड़ कह रहे हैं, मैं इसको भगदड़ नहीं मानता। जिन लोगों ने सरकार में रहते हुए अच्छे काम नहीं किए, या जिनको डर था कि हमारी रिपोर्ट इस प्रकार की जा रही है, हम जीतेंगे नहीं और भाजपा हो सकता है कि हमें टिकट न दे, उस डर से ही भाजे हैं। ये, इसको मैं स्वार्थ कह सकता हूँ। लेकिन इस प्रकार के लोगों से कहीं भी स्थायित्व किसी को मिलने वाला नहीं है। और ये भाजपा के कोई कैडर बेस लोग नहीं थे। आपने कहा देखा होगा, ये कहीं से आए थे, कहीं चले गए, आगे फिर कहीं चले जाएंगे, इनका कोई स्थायित्व नहीं है। तब मैं कहना चाहता हूँ। और फिर जब हमारे पास ही विधायक हैं,
वही 325 विधायक, 300 सुपर विधायक, तो जिसकी जेब में कुछ होगा तो वही करेगा। अब कहें साहब कांग्रेस से चले तो क्या है इनके पास में? भाई कांग्रेस हुआ, बसपा हुआ, सपा हुआ, इन पे है क्या? तो इसलिए इस प्रकार की चीज़ों को नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जब चुनाव के परिणाम सामने आएंगे तो हम 2017 को फिर से रिपीट करेंगे और 2017 की तरह से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने वाले हैं। सर आखिरी सवाल होगा, क्योंकि आज उनके परिवार में ही सेंध लग रही है, अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन करने जा रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, इनका कभी गढ़ कहा जाता था। ब्रज क्षेत्र का मैं अध्यक्ष था तो इनके गढ़ में हमने 65 में से 57 सीटें जीतने का काम 2017 में किया था। और फिरोजाबाद से जो इनके समधी होते हैं हरिओम यादव जी, उनको भाजपा ने ज्वाइन कराया है, भाजपा में आए हैं। इसलिए सपा तो छोड़िए, पहले अपने परिवार को बचाएं, अपने परिवार को देखें, उसके बाद भाजपा की बात करें। लेकिन भाजपा एक समुद्र है, भाजपा इतना बड़ा दल है, भाजपा सभी वर्गों का दल है, कोई इनकी तरह से प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है। इनकी पार्टी का नाम तो है समाजवादी, लेकिन पार्टी पूरी रह गई है परिवारवादी। तो ये परिवारवादी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह से काम करती है। तो मैं कह सकता हूँ ये लोकतांत्रिक तरीके से ना तो फैसला ले सकते। इनका जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का रहा है वो अब भी है, और जिस तरह से गुंडई इनके शासन में हुई है, जिस तरह के अपराध इनके शासन में हुए हैं, जिस तरह की माफियागिरी इनके शासन में हुई है, जिस तरह से जमीनों पर कब्जे, मकानों पर कब्जे हुए हैं, ये जनता प्रदेश की भूली नहीं है। और मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने ये कृत्य किए हैं, तो गुंडागर्दी करने वाली पार्टी, माफियागिरी करने वाली पार्टी कौन सी है? जनता से कहीं पूछोगे सवाल तो सीधा सा जवाब देगी, उस पार्टी का नाम है समाजवादी। तो इसलिए हमें किसी प्रकार की कोई ना चिंता है, ना हमें कोई चुनौती है। हम 2017 को फिर से रिपीट करने वाले हैं। तो बिल्कुल बीएल वर्मा जी ने साफ तौर पर कहा कि फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से जो हर दल बदल की राजनीति फिलहाल यूपी में चल रही है, उसका जो असर है वो फिलहाल यूपी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा खुद कहना है बीएल वर्मा जी का। क्योंकि उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है वो परिवारवादी वाली जो पार्टी है वो बनकर रह गई है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। और इधर उत्तराखंड में उम्मीदवारों को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई मुद्दों पर रणनीति भी तैयार की जाएगी। ऐसे में उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम का क्या कुछ कह रहा है, बातचीत की हमारे संवाददाता ने। उत्तराखंड के अंदर बीजेपी के टिकटों को लेकर आज दिल्ली के अंदर बड़ी बैठक है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम जी है। सर, कल भी एक देहरादून में बैठक हुई है, कितने नामों पर सहमति अभी तक बन चुकी है और आज जो इस बैठक में चर्चा होगी? अधिकतर नामों पे हमारी सहमति बन गई है, लेकिन सहमति हमें अपने ऊपर के नेताओं की जो नेतृत्व है उसको भी चाहिए होता है। हम अपनी बातों को उनके सामने रखेंगे। आज दिल्ली में बैठक है, उसमें रखेंगे, और जो मापदंड है विनिवलिटी का जो निर्णय होगा वो सबके सामने आ जाएगा। सर, कल अगर हम बात करें, कल की बैठक में हरक सिंह रावत शामिल नहीं हुए, क्या लग रहा है कि पार्टी से कुछ वो नाराज चल रहे हैं? नहीं, ऐसे तो अजय भट्ट जी भी नहीं थे बैठक के अंदर, अपने जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं वो भी बहुत लेट आए थे। ये विषय नहीं है, और हरक सिंह जी हमेशा हमसे खुशी रहते हैं, अनेकों अनेक सुझाव भी वो देते हैं। प्रधानमंत्री की रैली में उनका उत्साहिक भाषण भी आपने सुना होगा। कोई समय की होगी लेट सूचना मिली होगी, इस कारण से नहीं आ पाए। टिकटों को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। खबर है कि 10 से 12 विधायकों का टिकट जो है वो भी बीजेपी काट सकती है इस बार। देखिए कि टिकट काटना या जोड़ना, रिपीट करना, ये उस पर आधारित है कि विनिवलिटी क्या है, और वो सब चीज़ों को लेके आज हम अपने नेतृत्व से मिलेंगे और नेतृत्व निर्णय करेगा। विनिवलिटी की सरकार चलाना और चुनाव में जीतना, संगठन चलाना और चुनाव में जीतना सब अलग अलग चीज़ें हैं, और सरकार चलाने के लिए विधायक की आवश्यकता है, और विधायक विनिवलिटी पर डिपेंड करता है। इसलिए फर्स्ट प्राथमिकता विनिवलिटी और हमारी विचारधारा। सर, आखिरी सवाल होगा, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान पे है, तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी की सीधी टक्कर कांग्रेस से है या आम आदमी पार्टी भी बीच में रेस में है कहीं? नहीं, आम आदमी पार्टी तो विश्वसनीयता खो चुकी है। दिल्ली के अनेकों अनेक उदाहरण उत्तराखंड की गलियों के अंदर चल रहे हैं। जो लगातार झूठ बोलता रहा हो, तो मुझे लगता नहीं कि जिसने सेनाओं का अपमान किया हो, सैनिक क्षेत्र है सारा उत्तराखंड, सेना का अपमान किया, यहाँ पर हॉस्पिटल खोलने वाली बातें की, वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता, तो लगता नहीं आम पार्टी कहीं पर है। और हमारी जिससे संघर्ष है, हमारा संघर्ष अपनी सेवाओं से है। जो सेवाएं हमने दी हैं उसको और अच्छा किस प्रकार से दे सकते हैं, वही हमारे सामने चुनौती है। तो
बिल्कुल, जो राज्य स्तर पर जिन नामों पर चर्चा हुई है, आज फिर से दिल्ली के अंदर बड़ी बैठक है। उत्तराखंड के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हो गए और जिन नामों पर चर्चा हुई है फिर से आज उन नामों पर मंथन होगा और आखिरी मोहर जो है वो लगेगी। कैमरा पर्सन। और गोवा चुनाव पर सीएम प्रमोद सावंत का क्या कुछ कहना है, बातचीत की हमारे संवाददाता नमित त्यागी। हमारे साथ हैं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी। उम्मीदवारों के नामों को लेकर आज एक बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। सर, आज बैठक होनी है, क्या कुछ नामों पर चर्चा होगी और कितनी सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं? अभी तक तो फाइनल कुछ नहीं हो सका है, क्योंकि जो स्टेट के नाम स्टेट टीम रिकमेंड करेंगे वही नाम हम सेंट्रल टीम के सामने रखेंगे। बाद में सेंट्रल टीम जो है वही फाइनल करने वाले हैं। सर, गोवा के अंदर जो वर्चुअली अब चुनाव आयोग ने कहा है कि रैलियां होंगी, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार हो सकेगा, उसका कितना इफेक्ट गोवा की राजनीति पर पड़ेगा? यानी एट प्रेजेंट दिस टाइम द फर्स्ट टाइम द वर्चुअली मीट और वर्चुअली रैली हम कर रहे हैं। हमारी ज़्यादातर कोशिश है कि 100% लोगों तक पहुँचे, कि सभी माध्यम से हमारी कोशिश जारी रहेगी कि वर्चुअली लोगों तक पहुँचने की। लेकिन लोग वेरी मच अवेयर हैं तो फिर उसका फ़ायदा डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि लास्ट 3 साल से मैं जब सीएम बोल के काम कर रहा हूं तो वर्चुअली मोड से हम हर ग्राम पंचायत तक, हर लोगों तक हर बार पहुंचे हैं और इसका ज़रूर फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आखिरी सवाल सर, टीएमसी और आम आदमी पार्टी के आने से क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। टीएमसी और आम आदमी पार्टी दे आर रिप्लेसिंग द कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी को उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी पूरे मेजोरिटी के साथ गोवा में फिर से एक बार सरकार बना रही है। तो बिल्कुल, प्रमोद सावंत जी ने साफ तौर पर कहा कि पूरी मेजोरिटी के साथ फिर से बीजेपी गोवा के अंदर सरकार बनाने जा रही। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, कांग्रेस के डोर टू डोर कैंपेन में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। भूपेश बघेल के कैंपेन में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश नोएडा में कर रहे थे कैंपेन। इसी दौरान जो कोरोना नियम तय किए गए हैं उसकी धज्जियां उड़ाई गई। यहां पर अब देखिए, भूपेश बघेल को आप इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नोएडा में चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन यहां पर जो 5 लोगों का नियम है, चुनाव आयोग ने कहा है कि 5 लोगों की टीम ही सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन कर सकती है। लेकिन यहां पर चूंकि मुख्यमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है वो तो है, लेकिन इसके इतर भी कार्यकर्ताओं की जो संख्या है वो 5 से ज्यादा दिखाई दे रही है। और लुधियाना की विधानसभा पश्चिमी से आम आदमी पार्टी के संभावित उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह गोगी से न्यूज इंडिया की टीम ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जैसे जैसे 2022 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे समीकरण भी बदल रहे हैं और कुछ कार्यकर्ता अपनी दल छोड़ के दूसरे दल में जा रहे हैं। कारण कोई भी हो, वो तो जब उनसे संपर्क होगा तब वो बताएंगे। लुधियाना सनती शहर है, औद्योगिक नगरी लुधियाना की एक बहुत हॉट सीट है, पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र। लेकिन उससे पहले मैं आगे चलूं, आपको बता दूं, उसमें अभी तक कांग्रेस का ही कब्जा रहा है उस सीट में। अब की बार समीकरण शायद बदल सकते हैं। समीकरण बदलें या ना बदलें वो बात की बात है, लेकिन आपको बता दें जिस शख्स से हम मिलाने जा रहे हैं वो कांग्रेस में कभी आने वाले समय में कद्दावर नेता थे। वो जिला प्रधान रह चुके हैं, वो कांग्रेस में चेयरमैन हो चुके हैं, लेकिन पार्टी छोड़ के वो आम आदमी पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। कारण क्या है उन्हीं से पूछते हैं। लेकिन आपको बता दें पश्चिम से संभावित विधानसभा के जो है विधायक के कैंडिडेट भी बन सकते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। सर स्वागत है, कांग्रेस छोड़ दी क्यों? आम आदमी पार्टी का संभावित उम्मीदवार है, संभावित उम्मीदवार। क्रांति लानी हो, लहर लानी हो इनकलाब की, जैसे हमारे किसान भाई लेके आए, जिनके आगे बड़ी बड़ी सरकारें भी झुक गई, मोदी साहब झुक गए, कानून वापस लेने पड़े ना काले। ऐसे ही इधर एक हमारे पे भी एक बहुत बड़ा, मैं तो बोलूँगा बहुत बड़ा करप्शन का कलंक, उसके अलावा बेहुदगी का, मिसबिहेव का कलंक, कई और कलंक बारी बारी बताता हूँ आपको सारे। मैं 4 साल में पिछले 20 साल से 4 बार का एमसी हूँ रेगुलर आज तक। 5 साल मैंने जिला प्रधान की कांग्रेस पार्टी।
और अभी रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं, आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।